नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। सरस्वती विद्या मंदिर मांडूवाला द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया। सरस्वती विद्या मंदिर पहुंचने पर छोटे बच्चों ने सीएम धामी का फूलों से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने छात्रावास का शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके अलावा सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे खुशी है कि हमारी प्रदेश सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय किया। आज हमारे प्रदेश में जहां एक और 141 पीएम श्री विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं प्रदेश के 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य कर दी गई हैं। हम उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 6वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं। राज्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र और छात्राओं को भारत भ्रमण पर भेजने की शुरुआत भी हमने की है, जिससे कि ऐसे बच्चों को अन्य क्षेत्रों में जो विकास के, नवाचार के, अनुसंधान के, शोध के जो कार्य हो रहे हैं, उनको एक एक्सपोजर प्राप्त हो पाए। इसके अतिरिक्त आपदा, महामारी या दुर्घटना से प्रभावित बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूली शिक्षा हेतु मुख्यमंत्री बालासाही योजना भी प्रारंभ की गई है। प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना भी की गई है और हमारा प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विद्या समीक्षा केंद्र गुजरात के मॉडल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वर्तमान में राज्य के लगभग 16,000 विद्यालय इस नवाचार से सफलतापूर्वक जुड़े जा चुके हैं और शीघ्र ही प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों को भी विद्या समीक्षा केंद्र से जोड़ा जाएगा, जिससे इन विद्यालयों से संबंधित शिक्षकों तथा छात्रों की समस्त शैक्षिक गतिविधियों को की जानकारी एकीकृत प्रणाली के माध्यम से सरकार के पास उपलब्ध रहेगी। हम प्रदेश में शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमारी सरकार जहां एक और प्रदेश में करोड़ों रुपए की लागत से स्टेडियम एवं खेल सुविधाओं का निर्माण कर रहा है। हमने पिछले दिनों राज्य के अंदर राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए थे, जिसका एक अच्छा अनुभव हमारे देश भर के खिलाड़ी उत्तराखंड से लेकर गए थे। वहीं हमने 8 वर्ष की उम्र से प्रतिभावान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देकर उन्हें निखारने की भी शुरुआत की है। इसके साथ ही प्रदेश के आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा, आवास, भोजन और किट आदि भी प्रदान किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की किसी भी प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की भी ऐतिहासिक शुरुआत की है। आपकी मेहनत, प्रतिभा और सपनों में वो सामर्थ्य है जो हमारे राज्य के भविष्य का निर्धारण करेगी। आपके सपने और मेहनत किसी नकल माफिया की भेंट न चढ़े, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया और जिसका परिणाम हुआ, ये नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद आए दिन जो आप देखते होंगे कि परीक्षाएं संपन्न होती थी और संपन्न होने के बाद परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाती थी और आए दिन पेपर लीक की समस्या हमारे सामने खड़ी होती थी। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का जो एक उनका आत्मबल था, आत्मविश्वास था, उनकी मेहनत, उनकी प्रतिभा और क्षमता के साथ लगातार अन्याय हो रहा। भाइयों बहनों, इसके नकल विरोधी कानून लाने के बाद प्रदेश के अंदर 23,000 से ज्यादा नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं और एक भी नियुक्ति में कोई नकल का प्रकरण सामने नहीं आया है।
एक भी मामला कोई न्यायालय में नहीं गया है। और प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में, किसी सीमांत क्षेत्र में आप किसी भी जनपद में चले जाइए, जो पहले भी हमारे यहाँ के भाई बहन परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे थे और कई वर्षों से परीक्षाएं दे रहे थे, उनका चयन नहीं हो रहा था। लेकिन नकल का कानून आने के बाद उन्हीं भाई बहनों का एक परीक्षा के साथ साथ 1 में, 2 में, 3 में, 4 में और कुछ तो ऐसे हैं जिनका 5-5 परीक्षाओं में चयन हो गया है और सब गरीब माता पिता के बेटे बेटियां हैं। भाइयों बहनों, 23,000 से अधिक अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्तियां पाने में सफलता प्राप्त हुई है। इसके साथ ही सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस आदि की परीक्षाओं की लिखित परीक्षा पास करने के बाद साक्षात्कार के लिए 50,000 रुपए की। इधर उत्तराखंड के मदरसों में छात्र छात्राओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अब जानकारी साझा की जाएगी। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को अब सिलेबस में शामिल किया जाएगा और छात्र सैन्य पराक्रम की गाथा पढ़ेंगे। बता दें कि उत्तराखंड में 451 मदरसे रजिस्टर्ड हैं, जिनमें करीब 50,000 बच्चे पढ़ते हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद ये जानकारी दी। बोर्ड अध्यक्ष कासमी ने शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में रविवार शाम केंद्रीय रक्षा मंत्री से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय सेनाओं की ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर उन्हें बधाई भी दी। वहीं मुलाकात के बाद कासमी ने कहा कि उत्तराखंड सैनिकों की भूमि है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सशस्त्र बलों ने बेजोड़ शौर्य का परिचय दिया। जनता ने भी एकजुटता के साथ सेना के शौर्य को सलाम किया है। मदरसों के बच्चों को भी सैनिकों के पराक्रम की जानकारी दी जाएगी और नए पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर का चैप्टर शामिल करने को लेकर जल्द पाठ्यक्रम समिति की बैठक बुलाई जाएगी। माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें देश के सूफी संत और इंटेलेक्चुअल मुस्लिम शामिल थे। हमने वहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश को और देश की सरकार को और माननीय रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद दी और उनकी सफलताओं का पर उन्हें शुभकामनाएं पेश की। और हम अगला जो हमारा कदम है वो ये है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर, जैसा कि हम बहुत सफल तरीके से हम अपने मदरसों को मुख्य धारा से मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, जिसे 60 साल में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर मेन स्ट्रीम से दूर किया था। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर को की गाथा को हम शामिल करेंगे, ताकि आम जनमानस को और हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ये मालूम हो सके कि ये सिंदूर ऑपरेशन क्या था, ज़रूरत थी। इसकी ज़रूरत यूँ थी कि पाकिस्तान जो एक नापाक मुल्क है, जिस तरह से हमारे देश के ऊपर उसने हमला किया और निहत्ते हमारे भाई और हमारे भाइयों का कत्ल किया, उस पर उन्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से वहां की आर्मी ने 2 नेशन थ्योरी के भी खिलाफ बोला, तो मैं ये समझता हूं कि वो कुरान की भी अवहेलना है। कुरान कहता है, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही नर और नारी से पैदा किया है, एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि उत्तराखंड के अंदर हम जिस तरह से लगातार अपने मदरसों को मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर, उनके दिशा निर्देश के अंदर हमने एनसीईआरटी को लागू किया है, आधुनिकता से उन्हें जोड़ रहे हैं। मैं आने वाले दिनों में ये महसूस करता हूं कि हमारे मदरसों के अंदर जब ये पाठ्यक्रम शामिल हो जाएगा तो उन्हें बहुत सारी हमारी जो सिमिलरिटी हैं उसके बारे में भी मालूम होगा और हम जल्दी ही पाठ्यक्रम समिति को बुला करके उस पर अमल। इधर प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज से मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और अंधड़ चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में गरज के साथ हल्की बारिश और अंधड़ को लेकर चेतावनी भी दी गई है।
और 19 और 20 के लिए हमने बोला था कि इन 2 दिनों में फिर से जो बारिश की एक्टिविटी शुरू होगी। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें तो अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश आज जो है वो रहेगी और कल भी रहेगी। तो ये 2 दिन आप कह सकते हैं कि वहाँ पे बारिश जो है वो मिलेंगी। हालांकि ठीक है, थोड़ी देर आपको बीच में गैप भी मिलेगा। आजकल आप देखते हैं कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मेनली होती है, तो वो कुछ समय के लिए चलती है, फिर बंद हो जाता है, फिर दूसरे दिन फिर होंगी। तो इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन हाँ, हल्की से मध्यम तक की जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो अनेक जगहों में अंदर के डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। इसके अलावा जो आपके प्लेन्स के और हिल्स में बात करते हैं, या फिर आप प्लेन्स में बात करें, तो हिल्स में मैं कहूँगा कि कुछ जगहों तक में हल्की या मध्यम तक की जो बारिश है वो हो जाएगी वहाँ पर भी। और प्लेन्स में तो वेरी लाइट लाइट मैं कहूँगा वो उस तरह की एक्टिविटी हो रहेगी। कल भी इसी तरह की सिचुएशन रहेगी, जो 20 तारीख में भी करीब करीब सिचुएशन इसी तरह है। तो 2 दिन है। जब वार्निंग की बात करेंगे तो आज जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें ऑरेंज तक हमने रखी है, क्योंकि आप देखते हैं कि थंडरस्टॉर्म में तेज बारिश पड़ना या फिर इसी तरह तेज हवाएं या कहीं एका दुक्का जगहों में ओलावृष्टि की भी या बिजली कड़कने का इस तरह की जो चीजें हैं वो देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा जब भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है तो उस समय लोगों को चाहिए कि सेफ जगह पे थोड़ी देर इंतजार करें, रुकें, और उसके बाद ही जो है फिर आप ना आगे बढ़ें, आगे की जर्नी करें। तो इस तरह का प्रिकॉशन लेंगे तो मैं समझता हूँ फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बारिश ज़्यादातर जो हल्की से मध्यम है, और जैसे मैंने बोला कि इंटेंस स्पेल जो है वही का दुका जगहों में मिलने की बिल्कुल संभावना है, तो वो चीज़ें भी दिखेंगी। तो इसलिए जो गार्ड गधे रहे हैं उसके आसपास जो लोगों को जो है नहीं खड़ा होना चाहिए। जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो ऐसी जगहों पर खड़े ना हो, तो हो सकता है जल स्तर एकदम बढ़े और आप चपेट में आए। साथ ही जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है तो वहाँ ठंडा भी रहेगा, रात और सुबह का टाइम तो ठंडा होता है, बारिश होने से और भी टेम्परेचर गिरते हैं। तो उस तरह की तैयारी भी वो करके जाएं। तो यही मैं अभी कहना चाहूँगा, 2 दिन के लिए है। तो फिर उसके बाद 21-22 में देख रहे हैं तो थोड़ी एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाएगी, आइसोलेटेड टाइप हो जाएगी, हल्की एक्टिविटी रहेगी, तो वो कोई विशेष नहीं है। तो आगे ठीक है मौसम, और 2 दिन अभी जो है बारिश की एक्टिविटी आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। इसमें बात करें आज भी और कल भी, तो तब उसमें भी जो है कुछ जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश जो है वहाँ पर भी मिलेगी। जब हम वार्निंग की बात करते हैं तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है तो उनमें ऑरेंज वार्निंग जो है आज और कल के लिए रखी गई है। तो उसमें देखिए जो वार्निंग मेनली है वो थंडरस्टॉर्म के लिए है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। इधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के वार्ड नंबर 10 डुभालवाला में कालिदास रोड स्थित इंद्र विहार में 1,88,00,000 रुपए की लागत से नलकूप निर्माण व तत्व संबंधी कार्यों का भूमि पूजन कर कार्य प्रारंभ किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इंद्र विहार एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में लंबे समय से जल संकट की समस्या सामने आ रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए इस नलकूप का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और इसी क्रम में क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य व निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से ये नलकूप निर्माण कार्य शुरू किया गया है। पानी की बहुत समस्या थी। अभी करीब 10-15 दिन पूर्व ये लोग मेरे पास आए थे और हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए आज 1,88,00,000 की लागत से ट्यूबवेल यहाँ पर स्वीकृत किया है और इसको बनने के बाद इस क्षेत्र की पेयजल की समस्या का समाधान होगा, क्योंकि इस सरकार में धामी जी का संकल्प है कि जिन कामों का शिलान्यास हम करेंगे उनका लोकार्पण भी हम करेंगे। इस ध्येय के साथ हम काम करते हैं और आपने देखा होगा कि जितनी भी योजनाएं हमने शुरू की थी आज उनके लोकार्पण कर रहे हैं। पहले जो है शिलान्यास हो जाते थे, पत्थर लग जाते थे, फिर दूसरी सरकार आती थी, पत्थर फट जाते थे, लेकिन आज पहली बार धामी के तत्व में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इसके बनने इधर उत्तराखंड शासन के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की कवायद में लगा हुआ है। इसी को लेकर पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक कार्य योजना बनाई गई थी जिसमें स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे आदि में हमें 3100 मीटर की मरम्मत का काम करना था, जिसमें से 2850 किलोमीटर के करीब मरम्मत हो चुकी है, यानी कि 86% काम पूरा हुआ और आने वाले 2 से 3 दिनों में सड़कों की मरम्मत कर उन्हें गड्ढा मुक्त बना दिया जाएगा। हमने जो कार्य योजना बनाई थी पीडब्ल्यूडी की, वो हमारे स्टेट हाईवे, एमडीआर, ओडीआर और नेशनल हाईवेज की कार्य योजना हमने तैयार करी थी।
3100 किलोमीटर करीब हमारे इसमें हमको पैच रिपेयर करना था, और कल तक की जो प्रगति है उसमें 2850 किलोमीटर हमने पैच रिपेयर कर दिया है। मोटा मोटा 86% हमने पैच रिपेयर कर दिया है। आज की जो रिपोर्ट आती है उसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये फिगर हमारी जो है 90 to 93% हो जाएगी, और आने वाले 2-3 दिन में ये सब। इधर उत्तराखंड सूचना विभाग द्वारा प्रदेश भर के लोक कलाकारों के लिए रोजगार के बड़े साधन खोले गए हैं। सभी 13 जिलों के कलाकारों ने ऑडिशन सूचना विभाग में कराए जा रहे हैं ताकि उनको सूचना विभाग की पॉलिसी के आधार पर सूचीबद्ध किया जा सके। 13 मई से गढ़वाल के सभी 7 जिलों के ऑडिशन शुरू किए गए थे, जिनमें तकरीबन 190 दलों ने अपने ऑडिशन और इंटरव्यू दिए। इसके बाद 26 मई से कुमाऊं मंडल के सभी जिलों में ऑडिशन शुरू किए जाएंगे। अधिक जानकारी देते हुए सूचना विभाग के संयुक्त महानिदेशक के.एस. चौहान ने बताया कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश के कलाकारों की सहायता ली जाती है। इसके माध्यम से वो गांव-गांव में जाकर संगीत, गानों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं। इसीलिए प्रदेश भर के सभी कलाकारों के ऑडिशन कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे कलाकारों को एक बेहतर मंच मिलता है और उन्हें रोजगार के साधन भी प्राप्त होते हैं। उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश के तकरीबन 2500 लोक कलाकारों को रोजगार मिलेगा। सूचना विभाग द्वारा उन्हें ए, बी, सी कैटेगरी के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा। सूचना विभाग हर 3 साल बाद ये प्रक्रिया अपनाता है। निश्चित रूप से सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती है उसके लिए प्रत्येक 3 वर्ष में हम लोग ऑडिशन लेते हैं पूरे उत्तराखंड के जो कलाकार हैं, और जिसके ऑडिशन आजकल 13 तारीख से लगातार यहाँ देहरादून में चल रहे हैं गढ़वाल मंडल के, और 26 तारीख से हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के होंगे। गढ़वाल मंडल के जो ऑडिशन है वो लगभग 180-190 दल के आसपास में पार्टिसिपेट किया है। लोगों ने अपने यहाँ पे अपना साक्षात्कार दिया है जो उनके ऑडिशंस होते हैं उसके। इससे जहाँ एक और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का उद्देश्य है, जो ग्रामीण एरिया होता है उसके इन दलों के माध्यम से, नाट्य दल, सांस्कृतिक दलों के माध्यम से जो एक योजनाएं आम जन तक पहुँचती है, उसके साथ ही एक रोजगार का भी एक अच्छा माध्यम होता है। और हमें लगता है कि जब तक पूरे ऑडिशन होंगे तो लगभग शायद यदि जो सिलेक्शन होंगे तो 2 से 2,500 कलाकारों को इसमें रोजगार प्राप्त हो सकेगा, और साथ ही जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, नीतियां हैं। इधर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में 30 मई को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। साल के केस पर सुनवाई चल रही थी साल से, जिसके बाद अब इस पर कोर्ट 30 मई को अपना फैसला सुनाने जा रहा है। सोमवार को कोर्ट में 3 घंटे तक केस पर अंतिम बहस हुई, जिसमें बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे रीना नेगी ने केस की जजमेंट की तारीख दी है। देखिए, लगभग 2 वर्ष से ज़्यादा इस मामले को हो चुके हैं, इस जो ये अंकिता की हत्या हुई थी, और पूरे उत्तराखंड को ही नहीं पूरे देश को झंझोर के रख दिया था इस घटना ने, इस जो निर्मम हत्या की गई थी। और अब चूंकि ट्रायल काफ़ी समय चल गया, और लगभग अभी जैसी प्रोसिक्यूशन यानी कि कहें सरकार की तरफ से जब गवाही समाप्त हुई उसमें जो चार्जशीट में गवाह थे, उसके बाद अभियुक्त पक्ष ने अपने बचाव साक्ष्य में लगभग 2 महीने का समय होने लगा, और लगभग 3 से 4 साक्षी उन्होंने भी बचाव साक्ष्य में दिए अपने। और उसके बाद अब पिछली लगभग आज सहित 5 डेटों से इसमें लगातार आर्गूमेंट चल रहा है। अभियोजन पक्ष मतलब प्रोसिक्यूशन साइड और अभियुक्त पक्ष दोनों की तरफ से तर्क वितर्क कोर्ट में अपने अपने पक्ष रखे जा रहे थे। आज फाइनली आज इसमें आर्गूमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो अब ऑनरेबल एडीजे कोर्ट ने इसे जजमेंट के लिए नियत की है, जो कि 30 मई 2025 को इसमें जजमेंट आना है, जो कि डेट फिक्स हुई है। तो पूरे उत्तराखंड की उम्मीद न्याय पे टिकी है, और मेरा मानना है कि हमारी बेटी को न्याय मिलेगा, और 30 मई का जो दिन होगा वो पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। इधर राजधानी देहरादून में बीते दिन 3 परीक्षा केंद्रों पर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा लैब असिस्टेंट की परीक्षा आयोजित की जाती रही थी, लेकिन इस दौरान एफआईआर स्थित परीक्षा केंद्र में एक मुन्ना भाई के होने की सूचना मिली। दरअसल जब सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई जा रही थी, उस दौरान एक अभ्यर्थी के प्रिंट मैच नहीं हुए, जिसके बाद उससे पूछताछ में मालूम हुआ कि उसका नाम चंद्र है, जो सौरभ की जगह एग्जाम देने बैठा है। जिसके बाद
पुलिस ने संबंधित नकल रोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया, लेकिन इसी दौरान 2 अन्य परीक्षा केंद्रों में भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाए जाने की बात सामने आई, जिसमें ऐसे 17 अभ्यर्थियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। समिति ऑब्लिक लैब टेक्नीशियन की परीक्षा आयोजित हो रही थी। इसमें एक सेंटर है जो पटेल नगर थाना क्षेत्र है, वहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो संदिग्ध जो अभ्यर्थी है उसके द्वारा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग किया जा रहा है। तो प्रथम पाली में पुलिस ने पहुंचकर वहां जब जांच पड़ताल की तो एक अभ्यर्थी को वहां पर ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़ा गया था। चूंकि परीक्षा की शुचिता को लेकर इस तरह के जब सवाल है कि जिस तरह से एक छात्र इस तरह का पाया गया है, इसको देखते हुए सेकंड पाली में टीम बनाई गई थी और जो अन्य 4 परीक्षा केंद्र थे वहां पर आकस्मिक रूप से चेकिंग टीम द्वारा की गई। तो डालवाला के क्षेत्र में भी चेकिंग की गई, वहां पर जो इस तरह के 9 अभ्यर्थी जो इस तरह के पाए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करते हुए उनको हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ दूसरे सेंटर पे भी सेकंड पारी में भी इस तरह से वहां पर 8 लोग पाए गए जो परीक्षा में नकल करने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस का प्रयोग कर रहे थे। समस्त अभ्यर्थियों से जब इस तरह की पूछताछ हुई तो उससे प्रकाश में 2 लोग आए जो हरियाणा के रहने वाले थे। उनके द्वारा बताया गया कि 70-70 हज़ार रुपये उनसे में ये ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से पेपर सॉल्व करने के लिए बताया गया था और एडवांस में 10,000 रुपये लिए गए थे, जिससे ये ब्लूटूथ डिवाइस खरीद को उपलब्ध कराई थी। रात ही में इस टीम को लगाया गया था, जो हमें 2 मास्टरमाइंड इस पूरे पता चले थे। उस टीम द्वारा जो है आज जो है उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों व्यक्ति जो है हरियाणा में जिंद और रोहतक के रहने वाले हैं, जिनके द्वारा अभी तक ये बात पता चली कि इनके द्वारा पैसे लेकर इस तरह से ब्लूटूथ से पेपर सॉल्व कराया जाना था। अन्य कोई लोग इसमें शामिल हैं या इस गैंग के द्वारा पूर्व में भी ऐसी किसी परीक्षा में इस तरह के पेपर में सॉल्व कराया गया हो या भविष्य में उनके साथ कोई और लोग ऐसे जुड़े हैं, इस संबंध में पूछताछ। इधर अचानक आई आपदा के समय क्या करें और क्या ना करें, ये टिप्स स्कूली बच्चों को एनडीआरएफ दे रही है। तस्वीरें विकासनगर के बाबूगढ़ क्षेत्र के एक स्कूल परिसर की हैं, जहां स्कूली बच्चों, शिक्षकों और स्टाफ को एनडीए की टीम जानकारी दे रही थी। इस दौरान टीम ने बिल्डिंग गिरने, आग लगने जैसी घटना के समय क्या करना है और इसमें कैसे रिएक्ट करना है उसकी जानकारी दी। इस प्रोग्राम में नेशनल डिजास्टर्स रिस्पांस फोर्स की टीम के साथ एसडीआरएफ की टीम भी शामिल रही। बता दें कि पिछले लंबे समय से एनडीआरएफ के द्वारा स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इन प्रोग्रामों के जरिए टीम स्कूल के टीचर, स्टाफ और बच्चों को आपदा के लिए सचेत करते हुए ट्रेनिंग देती है। इनिशिएटिव था फैमेक्स प्रोग्राम के माध्यम से फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज। ये 15 एनडीआरएफ बदरपुर की एक टीम देहरादून में जो रहती है उसने यहाँ पर स्कूल में स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम किया है, जिसके तहत बच्चों को डिजास्टर के प्रति अवेयर करने के लिए एक प्रोग्राम किया गया था, जिसमें अर्थक्वेक के दौरान क्या करें क्या ना करें, डू एंड डोंट्स के पूरे तरीके, फायर सेफ्टी टिप्स, रोप रेस्क्यू टिप्स और इत्यादि जितने भी मैनमेड और नेचुरल डिजास्टर होते हैं उसमें डू एंड डोंट्स के तरीके के बारे में बताइए। सर, इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी विद्यालयों में किए जाएंगे? बिल्कुल, ये प्रोग्राम हमारे अभी कंटिन्यू हैं और विकास नगर के जितने भी स्कूल हैं यहाँ पर, जो हमारे पास एक लिस्ट सर्कुलेट हुई है, उसमें ये 24 तारीख तक प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। उसके बाद ये फैक्ट्रियों में भी सेफ्टी। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी हैं।